आज हम देखेंगे अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। इसमें हम देखेंगे कि धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है और अयस्कों से ये जो अशुद्धियां होती है उनको हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वे अयस्क एवं जिन इनमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती है उनके भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इनमें जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। गैंग क्या होते हैं? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, उन्हें गैंग कहा जाता है। तो पहला जो यहाँ पे जो हम टॉपिक हम देखा क्या है? गैंग। पृथ्वी से जो खनिज अयस्क हमें प्राप्त हुए हैं उनमें रेत, मिट्टी जैसी कई अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं। जिन्हें गैंग कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे वाली धातु होती है उनका निष्कर्षण करने के लिए केवल उनको गर्म करने पर ही इनके ऑक्साइड है वो धातु प्राप्त कर ली जाती है, क्योंकि जो सबसे नीचे की धातुएं होती है वह कम क्रियाशील या अनभिक्रिय या अक्रियाशील होती है और इन धातुओं को ऑक्साइड जो इन धातुओं के ऑक्साइड होते हैं उनको केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त कर ली जाती है। जैसे सिनाबार, उदाहरण देखें तो हम उनका मरकरी, सिनाबार है वह मरकरी या पारद का एक अयस्क है और वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरिक ऑक्साइड, जब इसको वायु में गर्म किया जाता है तो सबसे पहले ये क्या बनाता है? मरकरिक ऑक्साइड HgO बनाता है और इसके बाद इसको और अधिक गर्म करने पर जो ये मरकरिक ऑक्साइड है वह मरकरी या पारद या पारे में चेंज हो जाता है। इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो जो सॉलिड फॉर्म में होता है वायु की प्रेजेंस गैस फॉर्म में, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है? HgO या मरकरिक ऑक्साइड बनाता है। यह भी सॉलिड फॉर्म में होता है और साथ में क्या फ्री होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस फॉर्म में होती है। अब जो हमें यह मरकरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, मरकरिक सल्फाइड या सिनाबार को वायु के प्रेजेंस में गर्म करने पर जो हमें मरकरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, इस मरकरिक ऑक्साइड को और अधिक गर्म करने या और अधिक ताप प्रदान करने पर यह मरकरी में चेंज हो जाता है, जो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, प्लस O2 अलग हो जाती है। इसके बाद हम देखें कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएं होती है वह क्या होती है? मध्यम स्तर या मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा। प्रकृति में यह प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होती है और सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। जो धातुएं होती है उनके सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म से उनके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज्यादा सरल होता है।
इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसलिए धातु का जो निष्कर्षण है उससे पहले उनके कार्बोनेट या सल्फाइड फॉर्म से उनके ऑक्साइड फॉर्म में चेंज किया जाता है, और जो सल्फाइड एस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। एक डेफिनेशन और आई है हमारे पास, भर्जन। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जिंक एस्क में ये सॉलिड वायु की प्रेजेंस में अगर हम इनको ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो यह जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फ्री हो जाती है। जिंक ऑक्साइड, जिंक जो एस्क है कार्बोनेट या सल्फाइड का जो एस्क है उससे यह जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। वायु की प्रेजेंस में गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड फ्री हो जाती है इसमें भी। भर्जन के बाद अगर हम देखें तो निस्तापन। निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क सीमित वायु का जो मात्रा लेनी है हमें वो तो सीमित लेनी है, और ताप क्या करना है? अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें इसका। जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, इसको सीमित वायु में अगर हम गर्म करते हैं अधिक ताप पर तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती है। जो कार्बोनेट एस्क है जिंक का वह क्या जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो अपचयन। अपचयन क्या होता है? धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना ही अपचयन प्रक्रम है। और दूसरे शब्दों में हम देखें तो धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक
का उपयोग कर धातु प्राप्त करना क्या है? अपचयन है। धातु की प्राप्ति की जा सकती है। उदाहरण देखें तो इसका जिंक ऑक्साइड और कार्बन। जिंक ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है। इनको जब ताप दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये क्या होती है? गैस फॉर्म में होती है। अपचयन मेथड में कार्बन या कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन कर लिया जाता है। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है अपचयन के लिए। जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको अपचाय के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती है। इनकी जगह अगर ये Zn है, ये कम क्रियाशील धातु है और इनकी जगह अगर हम सोडियम या कैल्शियम या एल्यूमिनियम जो भी अभिक्रियाशील धातु है इनका उपयोग अगर हम कार्बन की जगह करें तो वो अभिक्रियाशील धातु इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है इसको, और Zn को क्या कर देती है? इसकी जगह से विस्थापित कर देती है और खुद इसकी जगह ले लेती है। तो हम अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग भी अपचयन के लिए कर लेते हैं क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण ले हम तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्यूमिनियम है वह मैग्नीज को विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और रिएक्शन संपन्न होती है। इनमें 3-4 इनके जो एलिमेंट्स हैं इनके आगे इनको अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। यह जो विस्थापन रिएक्शन हमने देखी है, यह विस्थापन रिएक्शन अधिक या बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी होती है और इससे जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसके कारण जो ये धातुएं में प्राप्त होती है वह गलित अवस्था में प्राप्त हो जाती है। अधिक ऊष्मा के कारण ये धातुएं गल जाती है और इसी कारण इस रिएक्शन का उपयोग पटरी व मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है क्योंकि आयरन और ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि इसका उपयोग रेल की पटरी अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? थर्मिट अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया।
अगर इसकी हम रिएक्शन देखें Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, उसके साथ एल्यूमिनियम की जब क्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होता है। प्लस ऊष्मा। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण जो हमें आयरन प्राप्त होता है वह गलित फॉर्म में प्राप्त होता है। और जो रेल की पटरी या मशीनी के जो पुर्जे होते हैं उनके ऊपर जब एल्यूमिनियम और आयरन का उपयोग करके यह विक्रिया करवाई जाती है तो उनकी दरारों को जोड़ देती है, गलित अवस्था में होने के कारण उनको आपस में जोड़ देती है। आज की वीडियो में इतना ही।